एप्टीट्यूड नंबर 15.1 ए बी। ठीक है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है, हमें ये अज्यूम करके फिर ए का अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी दोनों का वर्क नहीं दिया है। तो हम अज्यूम क्या कर लेंगे कि बी एक दिन में 6 बॉक्स बना रहा है ना। अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेज लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उसका वर्क कैपेसिटी लिख रहे हैं। ठीक है, हमने अज्यूम किया है कि बी एक दिन में 6 बॉक्स बनाता है। ए के बारे में क्या दिया है, ए डज हाफ एज मच वर्क। बी का आधा काम मतलब 3 बॉक्स बनाता है इन 1/6 ऑफ द टाइम। तो ये एक दिन में काम कर रहा था, तो ये 1/6 डेज में 1/6 डेज में 3 बॉक्स बना रहा है। हमें तो 1 डे का वर्क चाहिए। क्या करेंगे, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 डे में कितना आ जाएगा, 18 बॉक्स। देखो ये गिवन नहीं है, सीधा सीधा थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अगर अजम्पशन सही लेकर नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर ए बी एक दिन में 6 बॉक्स बना रहा है तो ए 18 बॉक्स बना रहा है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इफ टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए बनाता है 18, बी बनाता है 6, दोनों मिलाकर एक दिन में 24, दोनों ने 10 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। एक दिन में 24, 10 डेज में 240 बॉक्स बनाए, इसका मतलब टोटल बॉक्स 240 रहा होगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल बी अलोन। अगर बी अकेले उस पूरे काम को करे तो बी तो एक दिन में 6 बना रहा है, 240 बॉक्स कितने दिन में बना देगा, 6 4 24 है ना, 40 डेज में। बी अकेले काम करे तो 40 डेज में काम पूरा कर लेगा। बस खत्म। ठीक है, फिर ए का निकालने बोले चाहे बी का और कुछ भी निकालने बोले हम वो भी निकाल सकते हैं, एक बार अजम्पशन सही ले लिया तो। क्वेश्चन नंबर 2 पाइप्स हैं। ए जो 15 आवर्स में फिल कर सकता है ना, फिल, और बी जो 12 आवर्स में फिल कर सकता, और एक जो थर्ड पाइप है सी वो 4 आवर्स में क्या कर रही है, एम्प्टी। ठीक, ये दोनों ये जो है एक साथ में चालू नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग में चालू कर रहे हैं। ए को 8 बजे, बी को और फिर सी को चालू किया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। ए 15 आवर्स, बी 12 आवर्स, सी 4 आवर्स, तीनों का एलसीएम 60, मान लो 60 लीटर की टंकी है, 15 4 जा 12 5 जा 4 15 जा। ए क्या करता है, 4 लीटर भर रहा है, बी 1 आवर में 5 लीटर फिल कर रहा है, सी 15 लीटर्स पर आवर खाली कर रहा है। अब ध्यान से देखना, आपने ए को चालू किया, देखिए हम लोग 11 बजे से तीनों साथ में चालू हो जाए, तीनों चालू तो 11 बजे होंगे है ना। ए अकेले कितने घंटे चला, 3 घंटे। ए अकेले चला 3 घंटे, 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, 4 3 12 लीटर भर दिया। फिर बी ने चालू किया हमने 9 बजे, 9 to 11 2 घंटे अकेले बी चला है ना। और बी एक दिन में 1 आवर में 5 लीटर भर रहा, 5 2 10 10 चालू हो गया। क्या इतना क्लियर है। तो ए और बी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर कितना भर दिया, 22 लीटर भर चुके हैं। अब किसका टर्न आया, अब सी भी चालू हो गया है ना। सी भी चालू हो गया मतलब अब तीनों चालू है, ए बी सी। आप ये देखिए अगर तीनों को चालू करेंगे, 15 - 9 6 लीटर 1 घंटे में खाली हो रहा है। ठीक है, अगर 1 घंटे में 6 लीटर खाली हो रहा है तो 22 लीटर कितने देर में खाली हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 6। इसको अलग से सॉल्व कर ले है ना। 22 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 6 3 जा 18 बचा 4,
तो 4/6 मतलब ये 60, तो इसको अपन 60 से मल्टीप्लाई कर ले तो मिनट्स में चेंज हो जाएगा। ये 10:40 है ना, 3 घंटे 40 मिनट्स में भर जाएगा। तो तीनों को साथ में कब चालू किया था आपने? 11 और 3 कितना हो गया? 2:40। 2:40 पर टैंक पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना, ए बी सी की कैपेसिटी निकाले इंडिविजुअल, वो ठीक है। तीनों चालू होते हैं 11 बजे, ए को चालू किया 8 बजे, ऐसा समझ लो ए अकेले 3 घंटे चला। बी को चालू किया 9 o'clock, बी अकेले 2 घंटे चला। और फिर उसके बाद 11 बजे आपने सी चालू कर दिया, तो तीनों जो है 11 बजे से फिर साथ में तीनों चालू, तो तीनों मिलकर -6 खाली कर रहे हैं। बाकी आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने में बेचा? 990, प्रॉफिट 10%। हमें क्या नहीं पता है? सीपी को सीपी रहने दे। 10% प्रॉफिट का मतलब 10 का 11, सीपी पे प्रॉफिट ऐड करते हैं तो एसपी आता है। 11 9 जा, सीपी कितना हो गया? 9। बोलता अगर 890 पर बेचें, 890 पर बेचें तो 10 रुपए का लॉस हो गया। बस खत्म, इतना इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से देखना। उसने बोला परचेज्ड स्कूटर, परचेज्ड मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 13/15 ऑफ द सेलिंग प्राइस। बस ये बोल सेलिंग प्राइस रहा है, लेकिन ये मार्केट प्राइस है। बेचेगा जब तब तो सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, कई बार लिखते ऐसा है, तो जितनी उसकी मांग थी उससे 13/15। आप एक काम करें, मार्क प्राइस को यहाँ कर ट्रांसपोज करें। इसका मतलब ये कि अगर 15 रुपीज मार्क प्राइस था तो 13 में खरीद के लाए। तो बोल रहा है मार्क प्राइस जितना अब वो बेच रहा है 15 मार्क प्राइस पर 12% ज्यादा। तो 15 रुपीज का 12% कितना होता है? 1.8। 1.8 मार्क प्राइस पर 1.8 बढ़ाकर, मार्क प्राइस पर 1.8 बढ़ाकर 16.8 पर बेचा। ध्यान से देखिए, खरीदा कितने का था? 13 का। बेचा कितने का? 16.8। प्रॉफिट कितना है? 3.8। प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। परसेंटेज चाहिए, इनटू 100 कर दीजिए। ये कितना हो गया? 380 डिवाइड बाय 13। 13 3 जा 39 है ना, 13 3 जा 39। तो 30 से थोड़ा सा कम, 30 से थोड़ा सा कम, और ऑप्शन में अपॉन में 13 भी है, ये ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। ये सेलिंग प्राइस बोल जरूर रहा है, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, प्राइस है। एक ट्रेन है जो मैन को क्रॉस करती है 8 सेकेंड्स में, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 20 सेकेंड्स में। आप समझ ही गए होंगे कि दोनों केसेस में ट्रेन सेम है। जब ट्रेन सेम है तो स्पीड भी सेम होगी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैन के केस में, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ये प्लेटफॉर्म के केस में। अब ध्यान से देखना, मैन के केस में डिस्टेंस ट्रेन की लेते हैं, 8 सेकेंड्स में क्रॉस हो रहा है, और प्लेटफॉर्म के केस में डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है 20 सेकेंड्स में। हमको लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस करने के पहले सिंप्लीफाई कर लो, 4 2 जा 4, 5 जा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। A boat goes 8 किलोमीटर in 1 hour along the stream, मतलब डाउनस्ट्रीम मतलब B + C। 8 किलोमीटर in 1 hour, यही तो उसकी स्पीड है ना।
1 घंटे में जितना डिस्टेंस जाए उसी को तो हम लोग स्पीड बोलते हैं। और वैसे भी स्पीड होता डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, 1 घंटे में 8/1 मतलब है ना। 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर करें वही स्पीड होती है। बी प्लस सी दिया है। फिर बोलता है अगेंस्ट द स्ट्रीम लौट कर आ रहा है बी माइनस सी 2 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इक्वेशन बन गया। हमें कौन सा स्पीड चाहिए? स्ट्रीम की, बोट की नहीं, स्ट्रीम की। माइनस करके हाफ करेंगे। बोट की चाहिए तो ऐड करके हाफ करेंगे, करंट की चाहिए तो माइनस करके हाफ करेंगे। ठीक है ना। नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्पीड डिस्टेंस टाइम का जरूर है, हम इसको स्पीड डिस्टेंस टाइम से नहीं करते, हम इसको वेरिएशन से करते हैं स्पीड टाइम। वो बोलता है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ द यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड। बोलता 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड इज 3/4। यूजुअल को यहाँ ट्रांसपोज कर दो, मतलब यूजुअली अगर 4 की स्पीड से चल रहा था तो आज वो 3 की स्पीड से चल रहा है। 3/4 मतलब स्लो। मैन कवर द डिस्टेंस इन 2 आवर्स मोर। अगर उसको x घंटे लगते थे तो अब 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। बस खत्म। अंडरस्टूड है कि स्लो जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। इनवर्स वेरिएशन में क्या करते हैं? प्रोडक्ट इक्वल 4x, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल। हाँ, तो वैसे भी आप देखोगे दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस होता स्पीड इनटू टाइम। d1 इक्वल टू d2 से करोगे तब भी आ जाएगा। 4x इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 2, ये आ जाएगा 3x। 3x यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और ये 6 आपका आंसर। सर्कुलर वायर, ध्यान दीजिए, एक वायर है जिसका डायमीटर 42 है, मतलब रेडियस 21 है। उसको हमने रेक्टेंगल शेप में बेंड कर दिया, जिसका रेशियो है 6:5। हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल चाहिए। सबसे पहला काम, जिस वायर से हमने सर्कल बनाया था उसी वायर से रेक्टेंगल बना रहे हैं। वायर का लेंथ सेम है, मतलब जो इसका सरकमफ्रेंस है वही इसका पेरीमीटर है। तो सरकमफ्रेंस होता है 2, 5 मीन्स 22/7 इंटू r इज 21। सरकमफ्रेंस कितना आ गया? 6 इंटू 22, 132। ठीक है। अब जो आपका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, आप इसको 6x और 5x ले लीजिए। 6 प्लस 5 11, 11 2 22x, ये आपका पेरीमीटर आ गया, जो कि किसके बराबर है? 132 के। तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करते ना तो 22 इंटू 6 आता, तो मैंने कर दिया ना ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ 6 5 11 इंटू 2 कर दिया, तो 22। x का वैल्यू 6 आ गया। x का वैल्यू 6 आ गया, मतलब लेंथ कितनी हो गई? 6 6 जा 36 और ब्रेथ हो गई 6 5 जा 30। आपको चाहिए एरिया, 36 3 जा 108 और एक 0 लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री यूज हो रही है। तो हमने क्या किया? सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाला, जो सरकमफ्रेंस है वो उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर के फॉर्मूले से लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया, उससे फिर हमने एरिया निकाल लिया। बोलता है एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। ध्यान देना, पेरीमीटर दोनों का, इसका पेरीमीटर भी 160, इसका पेरीमीटर भी 160, लेकिन स्क्वायर का पेरीमीटर से साइड निकाल सकते हैं 4 से डिवाइड करके, और साइड निकल गया तो एरिया निकाल सकते हैं 40 का स्क्वायर 1600। बोलता है रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर से 100 कम है, तो रेक्टेंगल का एरिया 1500। राइट। अब ध्यान से देखना,
इसको अगर मैं तोड़ूं, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये 50 और 30 में टूट सकता है ना, और भी बहुत तरीके से टूट सकता है, मैं तो एक ऐसे ही तोड़ ले रहा हूं। लेकिन इससे ये हुआ कि 50 30 से पेरीमीटर 160 आ रहा है। देखो 50 प्लस 30 80 टू द 160, तो हमारा ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। उसने पूछा लेंथ निकालो, लेंथ आ गई 50, खत्म। समझ गए? ऐसे तोड़ के हमने निकाल लिया। बोलता है क्यूबॉइड है, इसके साइड्स हैं लेंथ ब्रेथ हाइट, ये है क्यूबॉइड। बोलता क्यूब जो है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड इज ट्वाइस द क्यूब, तो क्यूब हो जाएगा क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय 2, है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा क्यूबॉइड डिवाइड बाय 2। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 9 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। ध्यान से देखना, ये 9 को लिखूंगा 3 3 का, 8 को लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 को लिखूंगा 2 3 जा, और मुझे चाहिए 2 से डिवाइड करना। एक 2 कट गया, तो आपने नोटिस किया 3 का भी एक पैर बन रहा है, 2 का भी एक पैर बन रहा है। साइड क्या हो जाएगा, एक 3 और एक 2, साइड हो जाएगा 6, साइड आ जाएगा तो 6। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 6 जा 216, आपका आंसर। एक स्क्वायर और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ड्रॉन ऑन द सेम बेस। ध्यान से देखना, पहले स्क्वायर बोला उसने, एक स्क्वायर बनाया है और इसी बेस पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बना दिया। बोलता रेशियो ऑफ एरिया, मतलब ऊपर क्या चाहिए जो पहले बोला है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और नीचे क्या चाहिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसके साइड को मैं बोल दूं x, एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम है आपको, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मालूम, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये साइड स्क्वायर तो कैंसिल, ये 4 अपॉन का अपॉन जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा। आपका आंसर आ गया, है ना। इतना इजी है, बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या करना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत फिगर बन जाना चाहिए, फिगर बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए डीआई का एक क्वेश्चन है, कुछ 4 बैंक्स के डाटा दिए हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। 4 बैंक है, 4 ईयर्स है, ठीक है। In which year is the disbursement of the loans of all the banks together nearest to the average of the loans over the years? किस ईयर में सब बैंक्स का मिलाकर, पहले मुझे बताओ ये दोनों का सम कितना होगा, 200 300 400 424 हो गया ना, टोटल 424, और डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 106, है ना। एवरेज निकाल लिया, तो किस ईयर में सबसे करीब है एवरेज, इन सब के एवरेज से करीब है 2007। एक बार में आंसर आ गया, सारे बैंक्स का मिलाकर एवरेज किस ईयर में सबसे करीब है ना। हाँ, व्हाट वाज परसेंट इंक्रीज ऑफ द ऑल द ब्लैंक्स टुगेदर 8 से 9 में। 8 से 9 का फिगर चाहिए मुझे। 113 120, ठीक है, 113 120, कितना इंक्रीज हुआ, 7। किससे कंपेयर करेंगे, प्रीवियस से, इनटू 100, है ना। तो ये 113 समझ लीजिए 11 11 6 जा 66, और अपॉन में 113 तो आएगा ही, चेक कर लेना, ये आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक करेंगे डेफिनेटली। In which year the disbursement of A and B is equal to C and D? एक एक ईयर का चेक कर लेना, फर्स्ट में नहीं आ रहा, सेकंड में नहीं आ रहा, थर्ड में नहीं आ रहा, नन ऑफ दीस, चेक करना पड़ेगा आपको। In which year is the disbursement more than 30% of the
combined together in 2009. In which bank? 2009 का फिगर बताइए. 2009 का फिगर है 120. 120 का 30% कितना होता है? 120 का 30%, 12 3 जा 36, है ना. वो बोल रहा है इन विच बैंक मोर देन 30%, मतलब 36 से ज्यादा हो, 36 से ज्यादा हो 2009 में, 36 से ज्यादा इसमें है, बैंक बी में, है ना. देखिए आपका आंसर आया क्या? यस. तो डीआई बस क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना कि करना क्या है. देखो आपको लग रहा होगा अरे इतना इजी हो गया, लेकिन क्या आपने वाकई ये फिगर्स पढ़े और यही समझा जो मैंने समझा? इसकी प्रैक्टिस चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16 मैं कैसे करता हूं पता? इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर बन. यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या है? वही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये पूरा पूरा कट गया, आंसर ए प्लस बी ऐड कर दिया, आंसर आ गया. ठीक है, आइडेंटिटी था ये. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3. क्या मैंने सही लिखा? आगे बोलता है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस 39. अब ध्यान से देखना जरा. आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए माइनस बी तो हमारे पास वैल्यू है इक्वल्स टू 39. 3 से काट दोगे 13, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया. ए प्लस बी 13. हमें क्या चाहिए? लार्जर नंबर. लार्जर नंबर मतलब ए. दोनों को ऐड करके हाफ करके आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा. फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, है ना. तो सेकंड नंबर चाहिए तो क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर को यहाँ डिवाइड कर देंगे. आपके पास एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, फर्स्ट नंबर भी है ना. देखो ये एक 0 काटा, 5 3 जा 15, एक ही बार में आंसर. चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है. बोलता है लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13. 13 के टेबल में आना चाहिए, लेकिन अगर 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचता है. तो 4 5 6 7 8 से अलग अलग क्यों डिवाइड करेंगे? इनका एलसीएम निकाल लीजिए. देखो मैं अगर फास्ट करता ना, कैसे करता, देखो ध्यान से. मैं अगर फास्ट कर रहा हूं ना, देखो ये 5 और 7 कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर है. तो 5 और 7 फैक्टर तो आए रहे. मैंने 8 ले लिया, 8 मतलब 2 ले लिया 3 बार. अगर मैं 8 ले चुका हूं तो 4 तो उसके अंडर में आता ही है, और 6 2 3 जा 6 होता है, तो एक में 3 और ले लूं बस. 2 तो कट चुका है तो 3. इन सबको मल्टीप्लाई कर दो. देखो 5 8 5 जा 40, 7 3 जा 21, तो 0 का 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. देखिए मेरा आंसर शॉर्ट में आ गया. बाकी जैसे भी कर ले आप. ठीक है, अब ध्यान से देखना. इन सबसे डिवाइड करने से अच्छा कि मैं 840 से ही डिवाइड कर लूं. तो 840 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है. देखो इन रिमाइंडर तो इन्हीं दो में बचता, बाकी इनमें तो 2 बचेगा ही नहीं, इनके तो छोड़ ही दो. अगर 842 से डिवाइड करते हैं, 840 से डिवाइड करते हैं 842 को, रिमाइंडर 2 बचता है. यस. लेकिन 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये नहीं आ रहा. इसको चेक कर लोगे, आ रहा है. 840 से डिवाइड करोगे, 8 3 जा 24, 3 बार कट रहा है, और रिमाइंडर 2 भी आ रहा है. 13 से पूरा पूरा जा रहा है. ये आपका आंसर, फाइनल आंसर. ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना इस क्वेश्चन में. 3 डिजिट का नंबर है. बोलता एचसीएफ कितना है? 29. फर्स्ट नंबर को हमने बोल दिया 29x, सेकंड नंबर को 29y,
इसका मतलब इन दोनों में 29 सबसे बड़ा कॉमन, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और हिंट के लिए उसने लिख दिया है कि 3p का नंबर है। आपको मालूम है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है HCF इंटू LCM, दैट इज 29x इंटू 29y इज इक्वल्स टू 29 इंटू 4147। 29 से 29 कटा, ये 29 कटेगा 143 बार, x इंटू वाई 143, और ये 143 मतलब 11 इंटू 13। फैक्टराइज करोगे 11 इंटू 13, इसका मतलब x 11 है और y 13 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? सम ऑफ द नंबर्स। तो पहला नंबर क्या है? 11 29 इंटू 11, 29 इंटू 11, और सेकेंड नंबर क्या है? 29 इंटू 13, है ना, 29x और 29y। उसने बोला सम। आप एक काम कर सकते हैं, अलग अलग कर लो, चाहे 29 को कॉमन लेकर 11 प्लस 13, 24 इंटू 29, आपका आंसर आ गया 696, आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है 7 एडेड टू अ सर्टेन नंबर, इस नंबर को मैंने बोल दिया x, 7 एडेड टू अ सर्टेन नंबर, यहां तक क्लियर है? द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर बोलता प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 9, इस पूरे को 9 से डिवाइड कर दें। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोशेंट, इस पूरे से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। बोलता है रिमाइंडर लेफ्ट इज 12। समझ गए? इस क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेमिंग करके फिर आप सॉल्व कर लेंगे। -3 यहाँ का +3 हो जाएगा, फिर 9 मल्टीप्लाई करना, 5 से डिवाइड करना, खत्म, सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना। इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 5 5 25, 2 डेसिमल प्लेस है। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 25, लेकिन 3 डेसिमल प्लेस है, 0.025। इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। माइनस है तो माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर एक्चुअल मेथड से करने जाओगे तो बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा। आप सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, 8.31111 दो 4 बार लिख दो। नेक्स्ट क्या है? 0.66666, है ना, और नेक्स्ट क्या है? 0.00222। लास्ट के वैल्यूज हमेशा थोड़े अजीब से आएंगे, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। पहले अपन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना आ गया। 9, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9 और 8, तो 8.979999 है, उसको अपन बाहर लगा देंगे। देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, और अगर इसको एक्चुअल मेथड से करने जाओगे ना, इसको अपॉन में निकाल के, इसको अपॉन में निकाल के, इसको अपॉन में निकाल के, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करो, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत लेंथी। सबसे अच्छा मेथड जो हमने आपको बता दिया, थोड़ा इसको एक्सटेंड करके सॉल्व करने। कहां से स्टार्ट करें? पहले 2 से। इस 2 की पावर क्या है? 4, और उसके ऊपर एक रूट लगा है, कितना? 3, मतलब अपॉन। दूसरे 2 की बात करें, इसकी पावर क्या है? -5। इसके अपॉन में क्या है? क्यूब रूट भी है और एक स्क्वायर रूट भी, 3 2 6। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 2 की बात करें, इसकी पावर क्या है? 6। इसके अपॉन में क्या है? क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, 3 2 6 2 12, अपॉन में 12। इसके आगे तो आपको पता ही होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड करते हैं। इन सबको ऐड करना, 12 6 3 का एलसीएम 12, सबको 12 बना लो। इसको मैंने 4/4 कर दिया, इसको मैंने 2/2 कर दिया, और ऐड कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया सबका? 12। ये कितना है?
16 माइनस 10 प्लस 6। 16 में से 10 गया, 6, 6 प्लस 6 12, 12 अपॉन 12 1, 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। थोड़ा सा सावधानी से करना जैसा मैंने आपको बताया, नहीं तो गलत हो जाए। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, ऊपर वाला नंबर बड़ा है कि नीचे वाला? नीचे वाला। अरे ये 0.2 है, ये 0.4, नीचे का नंबर डबल है, नीचे का नंबर डबल है, दूसरा वाला भी डबल है, नेक्स्ट भी डबल है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो 1/डबल डबल डबल मतलब 1/8, और उसका क्यूब रूट लोगे 1/8 का तो 1/2 निकल जाएगा। उसके अलावा क्या मालूम है? उसके अलावा अगर नीचे से अगर इसमें से 2 कॉमन निकाला तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसमें से भी 2 कॉमन निकाला, इसमें से भी 2 कॉमन निकाला, ऊपर नीचे पूरा सेम बचेगा, कट जाएगा, आंसर बचेगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5। थोड़ा ध्यान से सोचना, नीचे वाला नंबर डबल है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 का क्यूब रूट 2, ये 8 डिनोमिनेटर में 2 बाहर आ गया, और अगर 2 कॉमन निकाल लिया, 2 2 2 कॉमन निकाल लिया, सेम हो गया, यहाँ पे भी 2 2 कॉमन निकाल लिया, ऊपर नीचे पूरा का पूरा सेम, पूरा पूरा कट गया। ठीक है,